बच्चों, आज अपन जो पहले सेकंड ईयर के सेकंड पेपर यानी भारतीय राज्य व्यवस्था में जहाँ थे, अपन ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में देखा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसे गांधी जी ने लॉन्च किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन की कार्यक्रम क्या क्या थे और सविनय अवज्ञा आंदोलन का परिणाम क्या हुआ, किस प्रकार से ये आगे बढ़ा। यद्यपि ये, जैसे मैंने पहले बताया था, ये आंदोलन सफल नहीं हो पाया अपने उद्देश्यों में, आज़ादी की प्राप्ति में। ये पहला आंदोलन था जो कांग्रेस के उस पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव के बाद हुआ था, जिसमें देश को पूर्ण स्वराज देश के लिए मांग की गई थी, है ना। तो इसलिए पहले की स्थिति अलग थी थोड़ी। पहले स्वशासन, अधिशासी राज्य, डोमिनियन स्टेटस इत्यादि की बात होती थी। ये आंदोलन पहला आंदोलन था जो 1929 के लाहौर अधिवेशन के बाद हुआ था। तो इसलिए इसने इसमें एक जो एक तत्व, एक एलिमेंट था, वो ये था कि अब निर्णायक आंदोलन आज़ादी की लड़ी जा रही थी। और इसलिए सविनय अवज्ञा, कानूनों की अवहेलना, और गांधी जी ने भी इसमें कानूनों की अवहेलना करने का जो बड़ा नमक आंदोलन किया, उससे एक बड़ा एक प्रेसिडेंट सेट हुआ और देश के अनेक आंदोलनों, अनेक हिस्सों में बड़े पैमाने पर आंदोलन हुए। अब ये हुआ, उसके बाद जो है ये कैसे गांधी इरविन समझौता हुआ, गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए दूसरे में, और फिर किस प्रकार वो हाँ सफलता हाथ लगी, फिर किस प्रकार मैकडोनल्ड पंचाट आया 1932 में, पूना पैक्ट, पूना समझौता हुआ, इसके बारे में मैंने विस्तार से बताया था पिछले व्याख्यान में। अब 1932 से लेकर 1942 तक की अवधि को आज देखेंगे, क्योंकि 1942 में मैंने बताया था कि वो क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी जी का जो तीसरा बड़ा आंदोलन था वो हुआ था। और उसकी वजह से एक अंतिम निर्णायक लड़ाई हुई थी। लेकिन 32 से 42 के बीच में किस प्रकार से पृष्ठभूमि बनी उस बड़े आंदोलन की, वो एक पूरी स्टोरी, पूरी कहानी, पूरा घटना चक्र, वो अपने को समझना आवश्यक है राष्ट्रीय आंदोलन के लिए। 32 में पूना पैक्ट हो गया, ठीक है, गांधी और अम्बेडकर के बीच में। और फिर गांधी जी अपने सामाजिक और राजनीतिक दोनों तरह के आंदोलनों में लग गए। लेकिन इस समय जो है कई अन्य चीजें भी हुई। 1934 में कांग्रेस के अंदर ही एक नया युवा वर्ग, जो लगभग सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और दूसरे अन्य लोग थे, उनका उदय हो चुका था। तो ऐसे ही लोगों में से जयप्रकाश नारायण और कुछ दूसरे अन्य लोग जो थे, जो थोड़े से वामपंथी झुकाव वाले थे, समाजवादी थे, उन्होंने सीएसपी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई, कांग्रेस समाजवादी दल। उस कांग्रेस के अंदर ही रहकर समाजवादी लक्ष्यों के लिए, समाजवादी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करने लगे। ध्यान रखें अपन कि 1925 में भारत में दो प्रकार के संगठनों का जन्म हुआ, का उदय हुआ। पहला था भारत में साम्यवादी पार्टी, एम एन रॉय ने स्थापना की, साम्यवादी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी। और इसके बाद से भारत में समाजवादी लक्ष्यों के प्रति जो आंदोलन होने लगे, और ये कहा गया कि सिर्फ हमें औपनिवेशिक साम्राज्य से नहीं बल्कि सामंती शासन से भी मुक्ति चाहिए। और इसके लिए रूस से सहायता प्राप्त करके जो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की एम एन राय ने, एक उसके भी बाद में नेगेटिव, और जो भी जैसे कह लें, लेकिन भूमिका उसके आगे रहती है। हालांकि कई आलोचक कहते हैं कि भूमिका कम्युनिस्ट पार्टी की आजादी के आंदोलन में कोई खास रही नहीं, उल्टा जो है वो कई अवसरों पर उनके द्वारा इसको सबोटाज करने की भी कोशिश की गई। लेकिन फिर भी एक वो संस्था थी, उसकी भी नेगेटिव पॉजिटिव उसके थे। दूसरी संस्था की जो स्थापना हो वो थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरएसएस। आरएसएस 1925 में बना नागपुर में। और इसके बाद भारत की राजनीति में एक धुर दक्षिणपंथी हिंदूवादी राजनीति की भी शुरुआत हुई। हिंदूवादी राजनीति की शुरुआत यद्यपि पहले 1916 में ही स्थापित हिंदू महासभा के साथ हो गई थी। मदन मोहन मालवीय ने जब स्थापना की थी हिंदू महासभा की, मुस्लिम लीग की नीतियों के प्रतिक्रिया स्वरूप,